तो सिविल अपराइजिंग्स या फिर जितना भी 1857 के पहले कुछ होता है, रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज होती हैं जितनी भी, या जो 1857 के अपार्ट एक क्वेश्चन जो बनता है पीजेंट्स के ऊपर, कोई क्वेश्चन बन सकता है कि पीजेंट्स मूवमेंट कितने, क्या कौन कौन से हुए, यहाँ पे क्या सिग्निफिकेंस था उसका, या सिविल अपराइजिंग कौन कौन से होते हैं। तो सिविल अपराइजिंग्स के ऊपर क्वेश्चन जैसे आए भी हैं, पहले भी हैं, और तो इसमें पूरे पूरे चांसेस हैं कि इस एस्पेक्ट्स के ऊपर इनके अराउंड कोई एक क्वेश्चन बनने के चांसेस पूरे हो सकते हैं, क्योंकि फ्रीडम स्ट्रगल से तो एक श्योर क्वेश्चन होता ही है कि उसमें वो कुछ भी ऐड कर दें, चाहे विमेन का कंट्रीब्यूशन ऐड कर दें या तो यूपी का कंट्रीब्यूशन ऐड कर दें, कुछ भी उसमें कोई भी एस्पेक्ट, कोई भी थीम बना के एक क्वेश्चन दे देंगे, तो वो तो एक क्वेश्चन श्योर हो ही जाता है हमारे पास। तो फ्रीडम स्ट्रगल को अलग अलग एस्पेक्ट में भी हम लोग पढ़ लेंगे। तो वैसे ही ये वाला भी चीज़ है, तो इसमें भी हम लोग अलग अलग एस्पेक्ट्स में देखेंगे। तो पहले जैसे हम लोग देख लेते हैं कि यूपी में सिविल अपराइजिंग्स, इसका एक ब्रॉड देख लेते हैं, फिर हम इसको अलग अलग थीम्स में डिवाइड करके जितने एस्पेक्ट्स हो सकेंगे वो देख लेंगे। तो इसका इंट्रोडक्शन ये हो सकता है कि से पीजेंट्स मूवमेंट्स इन यूपी एड्रेस्ड कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन, फ्यूडल ऑपरेशन, मोबिलाइजिंग रूरल मासेस, प्लेस क्रूशियल रोल इन इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। तो जैसे यूपी में क्या है ना, जितना भी अगर हम लोग फोकस करें यूपी में, तो सिविल अपराइजिंग जैसे 1857 के पहले कुछ कुछ होती हैं और 1857 के बाद भी होती हैं, लेकिन हम लोग जैसे उनको क्या है, हम लोग अलग अलग में डिवाइड कर लेंगे। जैसे पीजेंट्स रिवेलियन है, या फिर जैसे उनको कास्ट में भी हम लोग बोलते सकते हैं, ट्राइबल्स में बोल सकते हैं, रिलीजियस कल्चरल रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो उस टाइप में हम लोग इनको डिवाइड करके पढ़ लेंगे, तो एक हमारे पास एक ओवरव्यू रहेगा और याद करने में भी हमें आसानी रहेगी उसको। तो हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले, क्योंकि उस टाइम पे यूपी में कॉन्शियसनेस इसी की थी कि यहाँ लोगों के पास लैंड हमेशा से ही ज़्यादा रही है, यूपी में अभी भी ज़्यादा है। तो लड़ाई एक तरीके से जब राइजिंग्स होती थी उस टाइम पर रिवॉल्ट्स होते थे, चाहे जब अवध वाला पीरियड था, अ, या फिर जब मुगल्स थे यहाँ पे, ठीक है, तब भी उस टाइम पे, या डिक्लाइन, मुगल्स डिक्लाइन हो रहे होते हैं उस टाइम पर भी, हम अगर देखें तो सिविल अपराइजिंग्स जो है इसी पे फोकस थी कि लैंड से रिलेटेड ज़्यादातर इश्यूज होते थे लोगों के। तो हम लोग देखते हैं तो पीजेंट्स रिवेलियन में क्या, तो इनमें कॉजेज क्या हो सकते थे। एक तो ऑपरेसिव टैक्सेशन था, बहुत सा हैवी टैक्सेस होते थे, हाई टैक्स ड्यूटीज होती थी, और बहुत ज़्यादा एक मैंडेटरी वाला रहता था कि तुमको टैक्स ही पे करना है। तो लोगों के पास कभी कभी उतनी उपज नहीं होती थी, प्रोडक्शन अच्छा नहीं होता था, फिर भी उनको जो है टैक्स देना ही पड़ेगा। दूसरा एक एक बहुत बड़ा एक ये था कि फोर्स लेबर वाला या फिर इसको बेगार ऐसे कह लें, तो ये हर जगह पे देखने को मिलेगा कि बेगार एक बहुत बड़ा रीजन था। ठीक है, फिर एक्सप्लॉइटेशन, जागीरदार, उस समय जागीरदारी प्रथा वगैरह चल रही थी, जमींदारी फिर आ गया। तो ये सब इसकी वजह से एक एक्सप्लॉइटेशन होता था पीजेंट्स का। तो ये कॉज बना उनके एक्सप्लॉय रिवेल करने का। तो यहाँ पे रिवॉल्ट्स जो है यहाँ पे हम लोग देखते हैं, तो जब मुगल्स डिक्लाइन हो रहे होते हैं, तो मेरठ और आगरा वाला जो रीजन है यहाँ पे पीजेंट्स रिवेलियन स्टार्ट होते हैं। फिर हम लोग एक देखते हैं जाट रिवेलियन। तो जाट रिवेलियन ऐसे तो हमारे यहाँ पे मतलब यूपी में बहुत डायरेक्ट ऐसा दिखता नहीं है बहुत ज़्यादा, लेकिन हम लोग इसको लिंक करके देखते हैं, क्योंकि उस टाइम भरतपुर वाला जो रीजन था यूपी, जो मथुरा वाला है, जो गेटवे बोलते हैं, ऐसे एकदम कनेक्टेड है मथुरा और राजस्थान से। तो वहाँ वाला जो रीजन है वहाँ पे जाट रिवेलियन होता है। जैसे सूरजमल जाट रहते हैं, जो लीडर हैं उसके। तो यहाँ पे एक जैसे गोकुल हैं, ठीक है, पेन ठीक से नहीं चल रहा है, अच्छा, सूरजमल जाट हैं। तो इनको जैसे अफलातून भी हम लोग जानते हैं, अफलातून के नाम से जानते हैं। तो ये लोगों ने क्या है, यहाँ पे जाट रिवेलियन होता है, और यहाँ पे एक हम लोग ये भी देखते हैं कि कल्चरल रेजिस्टेंस यहाँ पे भी देखने को मिलता है। तो ये 3 पॉइंट हम लोग इसमें देख लेंगे। फिर रोहिल्ला रिवेलियन। तो रोहिल्ला वही रोहिलखंड वाला जो एरिया है हमारा, बरेली और रामपुर वाला एरिया है। तो इसका भी कॉज एक क्या रहता है कि ब्रिटिश जो हैं ये नवाब के साथ में एलाइड हो जाते हैं, ठीक है, रोहिल्लास को हराने के लिए। तो फॉलोइंग देयर रिफ्यूजल टू पे प्रॉमिस सम्स टू बी टू दी नवाब। तो इसमें वही रहता है कि रोहिल्ला जैसे इनको बोलते हैं कि कुछ पैसा देना है, लेकिन वो देते नहीं है, रिफ्यूज करते हैं, तो फिर उस वजह से एक रिवेलियन होता है।
और रोहिलिया की वैसे भी उतना ज़्यादा एक इनका एक अपना एरिया था। हम लोग जानते हैं कि अफगान्स वगैरह थे ये, कल जैसे हमने देखा था रोहिलखंड वाले एरिया में। तो इनका हमेशा से ये अलग रहता है, तो ये हमेशा उनकी प्रवृत्ति ही रही रहती है कि रिवॉल्ट वगैरह करने की। तो ये हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि रोहिल्ला रिवेलियन यहाँ पे होता है रामपुर और बरेली वाले रीजन में। फिर बनारस जमींदार रिवेलियन होता है 1781 में। तो ये भी एक हार्श रेवेन्यू जो पॉलिसीज थी उस टाइम की, कि चाहे वही हम लोग जान लें कि परमानेंट सेटलमेंट है, ठीक है, मतलब फॉर्मली आता है 1793 में, लेकिन जो रेवेन्यू पॉलिसीज थी उस तरीके से तो पहले से ही एग्जिस्टेंस थी कि यहाँ जमींदारी टाइप से देना वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे से ही था। तो वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे भी अनरेस्ट होता है और लोकल जमींदार और पीजेंट्स जो हैं यहाँ पे रिवेल रिवेल करते हैं। तो राजा चैत सिंह होते हैं जो बनारस में, तो ये रिफ्यूज कर देते हैं टू कंप्लाई विद दीज रेवेन्यू डिमांड्स। एंड फिर वही है कि was eventually he was removed from his position and then he revolt against वॉरेन हेस्टिंग्स है, या फिर ऐसे कह लें ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये एक आर्म्ड रिवेलियन था। और एक ऐसा कह सकते हैं कि बनारस जमींदार रिवेलियन जो था, ये एक पहला फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड अपराइजिंग था हमारे यूपी के रीजन में। तो ये 3 पॉइंट इसमें हो जाते हैं। फिर हम लोग देखते हैं कि रिवॉल्ट ऑफ 1816-17 के टाइम पे तो अवध में ये होता है। और अवध में यहाँ पे एनेक्सेशन आफ्टर एनेक्सेशन ऑफ अवध बाय द पीजेंट हैव हैवी टैक्सेशन एंड लैंड सीजर। तो ये वाला डेट इसका रिवॉल्ट ऑफ 1857 के आस वो इस टाइम पे ऐसा रहता है जब वो हम लोग देखते हैं एनेक्सेशन हो जाता है 1856 में अवध का। तो उसके बाद की ये चीजें रहती हैं, तो वहां पर भी हम लोग पीजेंट्स अपराइजिंग का कुछ ऐसे देखते हैं कि सीतापुर हरदोई लखनऊ वाला जो एरिया है, तो यहाँ पे एक रिवॉल्ट देखने को मिलता है। रिवॉल्ट के साथ साथ में पीजेंट्स रिवोल्ट भी देखने को मिलते हैं। फिर रिलीजियस और कल्चरल रेजिस्टेंस जैसे बहावी मूवमेंट है, तो इसमें रायबरेली में हम रायबरेली और गोरखपुर वाले रीजन में होता है ये। और एक ये रिवाइवलिस्ट मूवमेंट था, इस्लाम को रिवाइवल करने का एक मूवमेंट था। तो उसके बाद एक और मूवमेंट है तालुकदार रेजिस्टेंस। तो ये अवध में होता है टू प्रोटेक्ट लैंड होल्डिंग्स फ्रॉम कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, तो ये दो इसमें एग्जाम्पल डाल सकते हैं हम यूपी से। उसके बाद ट्राइबल और कास्ट बेस्ड अपराइजिंग, तो एक इसमें कोल का डाल सकते हैं, दूसरा एक अहीर और कुर्मी का। तो कोल का बेसिकली ये झारखंड में सेंटर्ड था, कोल मूवमेंट, लेकिन ये हम लोग देखते हैं कि इसका स्पिल ओवर इफेक्ट देखने को मिलता है सदर्न यूपी के रीजन में, चाहे सिंगरौली वैली कह लें या सोनभद्र वगैरह वाला जो रीजन है, वहाँ पे जो है इसका स्पिल ओवर इफेक्ट देखने को मिलता है। फिर अहीर और कुर्मी रिवेलियन है तो ये ईस्टर्न यूपी में होता है अगेंस्ट द अपर कास्ट लैंडलॉर्ड्स। तो ये हम लोग को देखने को मिलता है। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं सिग्निफिकेंस क्या था जो प्री 1857 अपराइजिंग्स होती हैं। ठीक है, तो इनका सिग्निफिकेंस एक देख लेते हैं कि लोकल था, इनका नेचर जो था एक लोकल था, बहुत ब्रॉड ऐसा नहीं था। दूसरा ये था कि इकोनॉमिक ग्रीवेंसेस थी ज़्यादातर, जो रीज़न इसका था वही इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन है, या फिर हायर टैक्सेस हैं, या फिर फोर्स्ड कल्टीवेशन है, रेवेन्यू डिमांड्स हैं। तो इस तरीके से था। दूसरा कल्चरल और रिलीजियस आइडेंटिटी है, जैसे हमने बहावी रेजिस्टेंस देखा। ठीक है। फिर हमने लिगेसी इसका एक तरीके से देख लेते हैं कि ये अपराइजिंग जो है ग्राउंड वर्क प्रोवाइड करती हैं फॉर ब्रॉडर एंड मोर ऑर्गेनाइज्ड रेजिस्टेंस ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857, मार्किंग अ ट्रांजिशन फ्रॉम फ्रेगमेंटेड टू यूनिफाइड एंटी कॉलोनियल एफर्ट्स। तो इस तरीके से ये अगर जैसे कुछ अगर क्वेश्चन आ जाता है कि सिविल अपराइजिंग्स बिफोर 1857, तो इसमें जो है ये वाला थीम पूरा पकड़ के इसको आंसर लिखा जा सकता है। और 2 पेज में लिखने के लिए कंटेंट मुझे लगता है इतना काफ़ी सफिशियंट है। और इसमें एक मैप बना दोगे साइड में, तो इतना कंटेंट आराम से सफिशियंट हो जाएगा। ठीक है, इस टॉपिक में कुछ किसी को ऐसा लग रहा है कुछ डाउट?
कुछ एडिशन या कुछ ऐसा सजेशन? आगे का बाकी फिर ये है कि अगला जो है कि पीजेंट्स मूवमेंट्स इन यूपी। तो ये दूसरा टॉपिक था ऐसे। ये इंट्रोडक्शन थोड़ा सा खराब लिखा है, इसको मैं नोट्स में फिर से लिख दूंगा, इसको फिर से ठीक से कर दूंगा, इसको राइटिंग ही खराब हो गई यहाँ पे। तो इसमें हम लोग वही एक इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन में सेम चीज़ें लगभग कि वही कि एक यूपी ने जो है पीजेंट्स मूवमेंट यूपी में जो होते हैं बेसिकली कॉलोनियल एक्सप्लॉइटेशन और फ्यूडल ऑपरेशन या फिर जो रूरल मासेस को हैं उनको मोबिलाइज करने के लिए था। और ये इसने जो है फ्रीडम इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट में जो है इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। तो जब भी पीजेंट मूवमेंट्स वगैरह से या फिर अपराइजिंग से है तो इसको हम लोग इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल से लिंक कर देंगे, या तो 1857 से लिंक कर करके इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन इसका बना सकते हैं। फिर इसके की फीचर्स हम लोग देखें अगर, तो की फीचर में पहला हो जाता है कि यहाँ पर लैंड इशूज पर ही फोकस था, जैसे कि टेनेसी राइट्स हो गए, या फिर हाई रेंट्स हो गया, फोर्स लेबर हो गया, या फिर रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड हो गया। फिर लिंक विद नेशनलिज्म, तो यहाँ पे जैसे लीडर्स थे जवाहरलाल नेहरू हैं, मदन मोहन मालवीय हैं, तो इन लोगों ने जो है पीजेंट्स मूवमेंट को, उस स्ट्रगल को जो है एक ब्रॉडर वे प्रोवाइड किया ताकि जो है एक इंडिपेंडेंस में भी इसका कुछ रोल हो सके। हम लोग देखते हैं बात को, जैसे गांधी जी अपना डिमांड जो लाते हैं उसमें किसानों के लिए था। उसके बाद जब गवर्नमेंट भी फॉर्म होती है कांग्रेस की, उसमें भी फिर ये काफ़ी ज़्यादा इशूज ये लोग उठाते हैं। जो हाइक्स होती हैं, ये हाई रेंट्स वगैरह हैं, इनको कम किया जाता है। तो ये जो नेशनलिज्म के साथ में लिंक करने के साथ उसके बाद फिर नेशनल मूवमेंट के साथ में लिंक होता है। फिर नेशनल मूवमेंट में लिंक होने के साथ जो पीजेंट्स के इशूज थे वो नेशनल लेवल पे कनेक्ट होते हैं और उनको जो है रिजॉल्व किया जाता है आगे चल के। फिर ग्रास रूट मोबिलाइजेशन देखने को मिलता है, जैसे मूवमेंट्स लाइक एका मूवमेंट हैं। तो उसमें हम लोग देखते हैं कि ग्रास रूट पावर ऑफ ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से उनका मोबिलाइजेशन किया जा सकता था। और नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस था, हालांकि जैसे कुछ मूवमेंट्स बाद को वायलेंट भी हो जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर मूवमेंट्स जो थे वो नॉन वायलेंट थे और इंस्पायर्ड बाय गांधी थे। और मूवमेंट अडॉप्टेड नॉन वायलेंट मेथड्स दो सम लेटर टर्न मिलिटेंट्स। तो इसमें ये हमने इसके की फीचर्स देख लिए 4 पॉइंट में। फिर हम इसके मेजर पीजेंट्स मूवमेंट्स देखेंगे यूपी में। तो इसमें हम 7 मूवमेंट्स देख लेते हैं अभी। बाकी मूवमेंट्स कई सारे हैं, 8 9 10 भी लिख सकते हो, लेकिन 7 से 8 ही लिख पाओगे जब 8 मार्क्स का क्वेश्चन ऐसे आएगा। तो 6 याद रहेंगे, 6 से 6 7 6 तक तो मतलब लिख ही सकते हो 8 मार्क्स के क्वेश्चन में। और अगर 7 से 8 लिख दोगे तो वेल एंड गुड। तो इसमें हम लोग पहला वही देखते हैं कि अवध पीजेंट सरप्राइजिंग, तो 1918 से 22 तक होता है ये। और इस ये सीतापुर हरदोई और उन्नाव वाला रीजन है, यहाँ पे होता है। कॉजेज लगभग सेम रहेंगे, बस कुछ कुछ में थोड़ा थोड़ा सा अलग कर देना है हमको। तो इसमें एक्सेसिव रेंट्स और इलीगल लेवीज लगा दी गई थी। और इसमें की लीडर्स जो थे वो बाबा रामचंद्र देव थे। उसके बाद फिर पीजेंट्स फोर्स पंचायत, यहाँ पे क्या रहता है, यहाँ पे पंचायत सभा फॉर्म करते हैं ये लोग। पंचायत कमिटीज बनाते हैं, पंचायत लेवल पे जाके, पंचायत में वहां पे जाके लोगों को ऑर्गेनाइज करके एक प्रोटेस्ट करते हैं अगेंस्ट लैंडलॉर्ड्स, और फिर अपनी डिमांड्स को जो है फुलफिल करवाते हैं। तो ये इसमें हमने 4 पॉइंट लिख सकते हैं। फिर गोरखपुर पीजेंट अपराइजिंग होता है 1921 में, और इसमें जो है फार्मर्स रजिस्टर्ड अगेंस्ट फोर्स लेबर प्रैक्टिसेस। तो जितनी भी फोर्स लेबर प्रैक्टिसेस होती हैं उसके अगेंस्ट ये फार्मर्स यहाँ पे रजिस्टर करते हैं। और यहाँ पे हम लोग देखने को मिलता है कि रेडिकलाइजेशन भी देखने को मिलता है पहली बार यहाँ पे। और रूरल अनरेस्ट देखने को मिलता है यहाँ पे, तो गोरखपुर वाले रिवॉल्ट में। फिर हम लोग देखते हैं एका मूवमेंट, तो यहाँ पे 1921 में होता है, और ये हरदोई बहराइच सीतापुर वाला रीजन है। इसके जो लीडर रहते हैं मदारी पासी रहते हैं। ठीक है। और कॉजेज इसमें वही हाई रेंट इसका, और बेगार एक्सप्लॉइटेटिव लैंडलॉर्ड्स प्रैक्टिसेस। और इसमें जो है हम लोग देखते हैं कि पीजेंट्स ऑर्गेनाइज टू डिमांड फेयर रेंट्स
एबोलिशन ऑफ बेगर्स। फिर यहाँ पे मूवमेंट को सप्रेस कर दिया जाता है ब्रिटिश के द्वारा, बट फर्दर इट कंसोलिडेटेड पीसेंट सॉलिडेरिटी इन द रीजन। तो एक साथ में सारे किसान आ जाते हैं, वह यही सारे लोग, जैसे एक का मूवमेंट है। हम लोग बीच में उसके पहले भी जैसे हम लोग जानते हैं कि यूपी में उत्तर प्रदेश किसान सभा बनी थी 1918 में। फिर एक वही ऑर्गेनाइजेशन बाबा रामचंद्र देव ने आगे अपना सेपरेट बना के प्रतापगढ़ में उसका एक लिंक बना दिया, वहां पे बनाई जाके किसान सभा। तो ये सारी जो किसान सभा वगैरह बन रही थी, तो इन्हीं के साथ में लिंकेजेस होता है। हालांकि ये सप्रेस हो जाते हैं मूवमेंट छोटे छोटे, लेकिन किसान मूवमेंट जो है, किसान सभा है यूपी की किसान सभा, वो इन सारे इन्हीं इश्यूज को जो है उठाती रहती हैं। फिर किसान सभा मूवमेंट है 1920 और 1930 में। तो किसान सभा 1918 में बनती है, अंडर मदन मोहन मालवीय है, इंदिरा द्विवेदी है, कई दो तीन सारे नाम है उसमें। किसी एक का भी लिख सकते हो, क्योंकि मेंस है, उतना प्रीलिम्स का ऐसा कुछ फोकस नहीं है, तो इतना डिटेल पे किसी एक का नाम चल जाएगा। फिर यूपी में किसान सभा बिकेम पावरफुल प्लेटफॉर्म फॉर मोबिलाइजिंग पीजेंट्स लैंडलॉर्ड्स एंड अगेंस्ट एंड मोबिलाइजिंग अगेंस्ट। ठीक है। तो इसमें की लीडर्स हैं, जैसे स्वामी सहजानंद सरस्वती हैं, बाबा रामचंद्र हैं, मदन मोहन मालवीय हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं। तो ऐसे इन लोगों के नाम जो है इसमें एक दो लोगों के मेंशन करके किया जा सकता है इसमें। फिर इसमें की डिमांड्स जो थी, की डिमांड्स में हम लोग देखते हैं तो रिडक्शन इन रेंट टैक्सेस और एबोलिशन ऑफ फोर्स्ड लेबर, इलीगल लिवीज, रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। तो किसान सभा जो है यहाँ पे स्ट्रेंथन पीजेंट कॉन्शियसनेस एंड लिंक देयर स्ट्रगल विद द लार्जर नेशनलिस्ट मूवमेंट। तो इसमें हम लोग इतने पॉइंट यहाँ पे 4 से 5 पॉइंट लिख देंगे इसमें। फिर रोहिलखंड पीजेंट मूवमेंट जो हमने ऊपर वाला देखा, वही वाला है ये। फिर एक और मूवमेंट है भगदड़ मूवमेंट। तो भगदड़ मूवमेंट जो है बुंदेलखंड वाले एरिया में होता है, और ये भी जो है बेगार सिस्टम के अगेंस्ट में ही था। और मूवमेंट यहाँ पे जो है ग्रास रूट लेड था, यहाँ पे कोई ऐसा लीडर नहीं था, लोग ही इस मूवमेंट को जो है चला रहे थे। और इसमें जो है प्रोमिनेंट रोल किसने जो है, लोकल लीडर्स और स्मॉल जो फार्मर्स थे उन्होंने प्ले किया था। देन इट स्ट्रेंथन द रूरल मोबिलाइजेशन इन द बुंदेलखंड एरिया। तो बुंदेलखंड एरिया का ये एक ऐसा मूवमेंट था। बाकी हम लोग ज़्यादातर देखते हैं कि अवध वाले रीजन में ही या फिर वेस्टर्न यूपी में देखने को मिलते हैं सारे पीसेंट मूवमेंट्स। फिर एक ये इलाहाबाद टीनेंट्स मूवमेंट जो है 1930s में होता है, और इसको जवाहरलाल नेहरू अच्छे से इसको सपोर्ट करते हैं, कांग्रेस भी सपोर्ट करती है। और ये पहली बार यहाँ पे टीनेंट्स राइट्स की बात करती है। तो टीनेंट्स फार्मर्स प्रोटेस्टेड द जमींदारी सिस्टम एंड डिमांडिंग रिड्यूस्ड रेंट एंड लैंड ओनरशिप। तो इतने 7 मूवमेंट हमने देख लिए, और ये 7 मूवमेंट हम कई जगहों पे यूज कर सकते हैं। पीजेंट्स वगैरह से रिलेटेड है, अपराइजिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, उसमें इंटरमिक्सिंग करके ये इतना कंटेंट जो है हमारा चल जाएगा, उतना लिखा जा सकता है। फिर हम देखते हैं कि इसका सिग्निफिकेंस क्या था मूवमेंट्स का। सिग्निफिकेंट वही था कि एक पहला हम लोग देखते हैं कि असर्शन था पीजेंट्स राइट्स। पहली बार जो है पीजेंट्स राइट्स की बात होने लगती है। तो ये लोग हेजेमनी को चैलेंज करते हैं, लैंडलॉर्ड्स की, ब्रिटिशर्स की हेजेमनी को चैलेंज करते हैं, और सोशियो इकोनॉमिक राइट्स की यहाँ पे बात होती है। फिर ये एक फाउंडेशन तैयार करता है फॉर एग्रेरियन रिफॉर्म्स इन फ्यूचर। लाइक जैसे हम लोग देखते हैं कि बात को इन्हीं की वजह से यूपी में एक यूपी जमींदारी एबोलिशन एक्ट आता है 1950 में, और लैंड रिफॉर्म्स भी होते हैं यूपी में और ऑल ओवर इंडिया में भी। तो लैंड रिफॉर्म का भी एग्जाम्पल इसमें डाल सकते हैं। फिर हम लोग देखते हैं कि ये स्ट्रेंथन द फ्रीडम स्ट्रगल। तो जैसे कि 19 चाहे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट्स हो, या फिर हम लोग देखें सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो, या फिर क्विट इंडिया मूवमेंट हो, या फिर किसान मूवमेंट फॉर्मेशन में हो, तो उन सभी में ये सारे लीडर्स हैं, यहाँ की किसान लीडर्स हैं, या फिर जो पीजेंट्स का जो रोल था, उनका पार्टिसिपेशन था, वो काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएबल था। एंड पीपल पीजेंट वर फ्रॉम यूपी और आल्सो पार्टिसिपेटेड इन दीज मूवमेंट्स। तो ये था। तीसरा हम लोग देखते हैं ये इकोनॉमिक एंड सोशल अवेयरनेस होती है इससे, एंड इट स्प्रेड्स अवेयरनेस अबाउट एक्सप्लॉइटेशन एंड एनकरेज्ड पीजेंट्स फॉर फेयर डिमांड, ताकि ये अपनी जो है फेयर डिमांड्स, अपने राइट्स की बात कर सकें। फिर पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ऑफ पीजेंट्स हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे स्ट्रगल विद लार्जर नेशनलिस्ट एजेंडा।
तो यहाँ पे मतलब एक ये होता है कि पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन इजी हो जाता है फार्मर्स का, ताकि उनको जो नेशनलिस्ट एजेंडा है उसमें उनको शामिल किया जा सके, और उनका एक जो रोल है उसको जो है पुख्ता किया जा सके, उसको भी साथ में लेके चला जा सके। तो ये 5 पॉइंट हमने सिग्निफिकेंस में देख लिए। इसके बाद फिर हम अपना इसका एक कंक्लूजन बना लेंगे कि यूपी में मूवमेंट्स वर क्रूशियल इन चैलेंजिंग colonial exploitation, uniting rural masses and influencing India's freedom struggle. They laid the groundwork for agrarian reforms and empowered peasants to assert their socio-economic rights. तो ये हमारा पीजेंट्स मूवमेंट से अगर कोई स्पेशल क्वेश्चन आता है उसके ऊपर, तो 6 से 7 उसमें लिख के और उसका फिर सिग्निफिकेंस लिख के फिर हम इसका एक कंक्लूजन बना के कर देंगे। ठीक है, इसमें किसी को कुछ और ऐड करना है? एनी डाउट्स इसमें? बोलो, फिर आगे करते हैं हम लोग। बाकी 2 टॉपिक अभी और हैं, 3। ठीक है, ठीक है। ठीक है, तो ये वाला एक टॉपिक जैसे ये कल के उसमें था, लेकिन मैंने सोचा कि ये एक साथ में कर लेते हैं, और कल के लिए 1857 तो उसको हम लोग सेपरेट कर लेंगे। उसमें जितने भी एस्पेक्ट से क्वेश्चन बचेंगे, बन सकेंगे, जैसे हम पीजेंट्स वगैरह का ये कर रहे हैं ये वाला टॉपिक, तो क्योंकि इन ये ऐसे टॉपिक्स हैं, इनसे क्वेश्चन आना श्योर है। तो इनसे हम लोग जितने एस्पेक्ट्स में क्वेश्चन बन सकेगा, और अगर और भी एस्पेक्ट में लगता है कि हाँ इससे क्वेश्चन बन सकता है, तो वो भी बताना, तो फिर मैं उसके नोट्स ऐसे ही क्वेश्चन फॉर्मेट में दे दूंगा उसके नोट्स। फिर इसका जैसे रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट अगर हम लोग देखें यूपी में, तो रिवॉल्यूशनरी यूपी तो एक ग्राउंड ही रहा है पूरा, चाहे कम्युनिस्ट मूवमेंट्स के लिए हो, चाहे पीजेंट्स मूवमेंट्स के लिए हो, या फिर हम लोग देखें कि जब रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज या रिवॉल्यूशनरी पर्सनालिटीज़ हैं, जितनी भी बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज़ हैं उनका लिंकेज हमारी यूपी से रहता है, चाहे चंद्रशेखर आज़ाद हैं, सचिन सान्याल हैं। ठीक है, बड़े बड़े ऐसे रिवॉल्यूशनरीज हैं, उनका हमारे यहाँ पे कनेक्शन देखने को मिलता है। तो इसी वजह से जैसे एरिया अगर हम लोग देखें तो बनारस वाला एरिया है, ठीक है, इलाहाबाद वाला एरिया है, मेरठ वाला एरिया है, और ईस्टर्न यूपी का एरिया है। तो इवन ऑल ओवर यूपी में हम लोग अगर देखें, तो ऑल ओवर यूपी में जो है हम लोग देखने को मिलते हैं कि रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ का यूपी एक ग्राउंड रहता है। और उसका एक रीज़न भी है कि जैसे प्रेस का डेवलपमेंट जब होता है और लिटरेरी डेवलपमेंट है, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा एक्टिव यूपी के लोग, यूपी का रीजन यहाँ पर देखने को मिलता है। चाहे कानपुर का रीजन हो, तो जैसे कम्युनिस्ट एक्टिविटीज़ के लिए काफ़ी जाना जाता है कानपुर में, और लिटरेरी के लिए है जैसे, तो लिटरेरी डेवलपमेंट होता है इलाहाबाद वाले रीजन में। बनारस में है जैसे, क्योंकि वहाँ पे एक कनेक्शन था कि ईस्टर्न यूपी से वहाँ पे कनेक्शन था, उड़ीसा वाले रीजन से था। उड़ीसा है, झारखंड वाला एरिया है, बिहार वाला एरिया है। तो वहाँ से कनेक्शन होने की वजह से हम लोग देखते हैं कि यूपी में जो है रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा मिलता है। तो इसका एक इंट्रोडक्शन हो जाएगा कि ये लिख सकते हैं हम लोग कि रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट्स इन उत्तर प्रदेश was marked by a series of mutinies, revolts, conspiracies, assassinations and organized resistance against the colonial rule। तो ये जो पॉइंट हैं, म्यूटिनीज, रिवॉल्ट्स, कॉन्स्पिरेसी, एसेसिनेशंस, तो इन्हीं पॉइंट्स पे हम लोग जो है क्वेश्चन को मतलब ये जो हमारा टॉपिक है, जो थीम है हम लोग कवर कर रहे हैं, तो इसी पे हम लोग जो है कंटेंट इसका बना लेंगे। तो फिर किसी भी एस्पेक्ट में क्वेश्चन अगर आएगा तो वो आसानी से हो जाएगा। तो म्यूटिनीज में जैसे इसमें बहुत डिटेल में लिखा नहीं है, और इसमें जैसे हम इनके बारे में डिटेल्स जानते हैं बेसिकली, और इसमें भी जब नोट्स दूंगा तो इसमें और ज़्यादा डिटेल में डाल के दे दूंगा। तो जैसे हम लोग जानते हैं कि मेरठ में म्यूटिनी होती है 10 मई 1857 में।
फिर कानपुर रेजिस्टेंस है, क्योंकि ये सारा म्यूटनीज जो है ड्यूरिंग 1857 रिवॉल्ट की थी, और इन पे हम लोग डिटेल में बात करेंगे ही ऑलरेडी। तो इसलिए यहाँ पे मैंने सिर्फ यहाँ पे मेरठ म्यूटिनी और कानपुर रेजिस्टेंस इस तरीके से डाल के इसको थोड़ी थोड़ी डिटेल, इसके लीडर और यहाँ पे ऐसे करके फिर हम लोग इसमें आगे वाला पॉइंट देखेंगे। तो म्यूटिनीज में हम लोग 4-5 जगह मेंशन करके उसमें लीडर मेंशन करके इसमें इतना करके छोड़ सकते हैं इसको। तो कानपुर में जैसे नाना साहेब थे और लखनऊ में जैसे बेगम हजरत महल हैं, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई हैं, और भी हैं जैसे खान बहादुर खान बरेली में हैं, मौलवी अहमदुल्ला हैं फैजाबाद में। तो ये कुछ ऐसे म्यूटिनीज में ऐसे नाम मेंशन करके यहाँ पे हम 2-3 का एग्जाम्पल देके दिखा सकते हैं। फिर हम लोग देखते हैं कॉन्स्पिरेसीज। तो बनारस कॉन्स्पिरेसी के नाम से जाना जाता है, जैसे 1915 में, और ये गदर मूवमेंट से रिलेटेड भी रहता है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये यहाँ पे क्या रहता है, प्लानिंग होती है कि पंजाब के रीजन में ले जाके बॉम्बिंग वगैरह का एक प्लान रहता है। तो जो प्लान बनता है वो प्लान यही बनता है बनारस वाले रीजन में। तो इसमें क्या रहता है कि सचिन नाथ सान्याल कन्विक्टेड, इनको कन्विक्ट हो जाते हैं और 1915 में। तो ये इसमें हम लोग बनारस कॉन्स्पिरेसी में 3 पॉइंट लिख सकते हैं। फिर एक दूसरा कॉन्स्पिरेसी है कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस 1924 में। तो ये बेसिकली यहाँ पे हुआ क्या था कि बहुत ज़्यादा कम्युनिस्ट एक्टिविटीज़ बढ़ रही थी कानपुर में। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि केस फाइल किया कम्युनिस्ट के ऊपर, सारे कम्युनिस्ट यहाँ पे जितने मिल सकते थे उनके ऊपर केसेस फाइल कर दिए, ताकि उनको जो है अरेस्ट किया जा सके। और बहुत सारे कम्युनिस्ट्स को अरेस्ट कर लिया गया, और बहुत सारे फिर बाद को उनको कन्विक्टेड किया गया, जैसे ऐसे डांगे हैं, M N रॉय हैं, नलिनी गुप्ता हैं। तो 2-3 का नाम मेंशन करके इसमें फिर हम लोग लिख सकते हैं। तो ये 2 पॉइंट हमने कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस में देखे। फिर ऐसे ही मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस 1929 से 2033 में। तो यहाँ पे भी बेसिकली वही है कि ट्रेड लीडर्स और कम्युनिस्ट्स को अरेस्ट किया जाता है। हाँ, 31 लीडर्स रहते हैं, जिसमें कि 27 को कन्विक्ट घोषित कर दिया जाता है। और सेंटर्ड ऑन लेबर एक्टिविज्म, इट सिंबलाइज द ब्रॉडर रिवोल्यूशनरीज एंड एंटी कॉलोनियल सेंटिमेंट इन यूपी। तो यहाँ पे ये ट्रेड यूनियन से रिलेटेड एक तरीके से ये इधर हो जाता है, और कानपुर कॉन्स्पिरेसी जो है पूरा कम्युनिस्ट से रिलेटेड हो जाता है। और ऊपर जैसे हम लोग देखते हैं ये गदर रिवेलियन जैसे एक छोटा रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज के रूप में बनारस कॉन्स्पिरेसी केस देखने को मिलता है। तो ये 3 एग्जाम्पल्स हम लोग कॉन्स्पिरेसी में लिख सकते हैं। उसके साथ कुछ एसेसिनेशंस हैं जैसे, तो एसेसिनेशन जैसे है, एक मजिस्ट्रेट रहते हैं गोरखपुर के, तो 1928 में जो है इनका एसेसिनेशन कर दिया जाता है। फिर जैसे सॉन्डर्स किलिंग है, तो सॉन्डर्स किलिंग डायरेक्टली इन्वॉल्व तो नहीं है हमारे यहाँ यूपी से रिलेटेड, लेकिन वही है कि जो HSRA के लोग रहते हैं सब लोग, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और चंद्रशेखर आजाद वगैरह, तो प्लानिंग उनकी यहीं होती है कानपुर और इलाहाबाद वाले रीजन में। तो इसलिए यहाँ पे इसको एज अ एग्जाम्पल मेंशन कर सकते हैं। तो 2 एग्जाम्पल एसेसिनेशन में मेंशन कर दिए हमने। फिर रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशंस देखते हैं यूपी में कौन कौन से थे उस टाइम पे। जैसे पहला एक हम लोग प्रशंसा व अनुशीलन समिति का कह सकते हैं। हाँ, मतलब वही है कि इसमें भी बहुत डायरेक्टली ऐसा नहीं है, लेकिन वही है कि इसको इनडायरेक्टली हम लोग लिंक कर सकते हैं कि ये एक बंगाल बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन था, लेकिन इसने ऑपरेट किया वाराणसी और इलाहाबाद वाले रीजन से भी। क्योंकि समिति जो थी ये रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज से काफी ज्यादा, इससे यूपी के लोग इंस्पायर होते हैं। बात कुछ चाहे जैसे सचिन नाथ सान्याल हैं, और HRA है, HRSA है, ठीक है। तो ये सब लगभग जो है अनुशीलन समिति से, इनके जो रिवोल्यूशनरीज थे उनसे इंस्पायर्ड थे, क्योंकि अनुशीलन समिति सबसे ज़्यादा जो है रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ में पूरे ऑल ओवर इंडिया में मतलब फेमस रही है। जितने भी रिवोल्यूशनरी हैं, अरविंद घोष हैं, ठीक है, तो इवन अरविंद घोष भी वहीं से निकले हैं। तो हम लोग इसको जो है अपने यूपी से लिंक कर देंगे। फिर गदर पार्टी को लिंक करके करते हैं कि प्राइमरली ये भी पंजाब में एक्टिव थी, लेकिन इसकी आइडियोलॉजी जो थी इन्फ्लुएंस्ड बाय यूपी, यूपी को इन्फ्लुएंस करती है। और रिवोल्यूशनरीज को यहाँ पे ये जो है
इंस्पायर करती है। तो इसका एग्जाम्पल हम लोग बनारस कॉन्स्पिरेसी वाला दे देंगे। इसके बाद एचआरए है, तो एचआरए जो है फॉर्म होती है कानपुर में। ठीक है, और इसमें हम लोग देखते हैं कि राम प्रसाद बिस्मिल हैं, सचिंद्र सान्याल हैं, इसको फॉर्म करते हैं। फिर बात को यही जो है अगले साल ही 124 में फॉर्म होती है, और 25 में जो है काकोरी ट्रेन रॉबरी ये लोग करते हैं काकोरी में, लखनऊ के पास। फिर बेसिकली ये जो ग्रुप था एक छोटा ग्रुप था, इतना बड़ा ग्रुप नहीं था, लेकिन इनके जो काम थे वो काफ़ी बड़े थे। और ये एक ऑर्गेनाइज्ड रेड्स करते थे, प्रोटेस्ट करते थे, और आर्म्ड एक्शंस करते थे ये लोग। फिर कुछ कुछ लोकल रिवोल्यूशनरी सेल्स भी बनाए थे, या फिर सोसाइटी कह सकते हैं इनको, छोटे छोटे ग्रुप्स बनाए थे। जैसे सीक्रेट सोसाइटी की तरह ये लोग वर्क करते थे, जैसे कानपुर में है, मेरठ में है, बरेली में ये रिवोल्यूशनरी सेल्स जो हैं काम करती थी। और ये सेल्स जो थी छोटी छोटी सेल्स थी, लेकिन इनके जो मेंबर्स थे ये लोग एचआरए वगैरह को भी सपोर्ट करते थे, या फिर जो भी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन थे उस टाइम पे काम कर रहे थे उनके साथ में ये लोग मिलके काम करते थे, ग्राउंड वर्क वगैरह करते थे, और उनको जो है सपोर्ट करते थे। फिर इसका एक एग्जाम्पल लिख लेंगे कि यूपी वॉज फर्टाइल ग्राउंड फॉर रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज एंड प्लेड crucial role in challenging the British narrative of invincibility and inspired future freedom fighter। तो इस तरीके से इसमें ये वाला हमारा रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज वाले टॉपिक में इतनी चीजें हम लोग लिख सकते हैं। तो बेसिकली हमने जो एग्जांपल्स देखे वही हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज में, क्योंकि वो सारी चीजें जब भी क्वेश्चन आएगा तो इसी पे डायरेक्ट ही आ सकता है कि रिवोल्यूशनरी मूवमेंट्स इन यूपी या रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज इन यूपी, और इसको हो सकता है कि 1857 से लिंक करें, या फिर फ्रीडम स्ट्रगल में बोल दें कि क्या रोल था इसमें। तो मतलब लिंक ही करेंगे, लेकिन ज़्यादातर चांसेस वही है कि डायरेक्ट क्वेश्चन आने के चांसेस रहेंगे इसमें। तो यही हमने देखा, इसमें तीन चार में हमने डिवाइड किया था कि पहले म्यूटनीज में डिवाइड किया, रिवॉल्ट्स में डिवाइड किया, कॉन्स्पिरेसी में डिवाइड किया, फिर असैसिनेशन में डिवाइड किया हमने इसको, और फिर हमने ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनाया उसको कि ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से काम कर रहे थे, और इस तरीके से हमने उसका एक कंक्लूजन लिख के इसको जो है कंप्लीट कर लिया है। अच्छा, ये दो बार हो गया क्या? पीजेंट्स मूवमेंट। अच्छा अच्छा, इसमें यहाँ पे मैंने थोड़ा इसको डिस्क्रिप्शन के वे में लिख दिया था अच्छे से डिस्क्राइब करके। तो ये वाला पीजेंट्स मूवमेंट्स का हमने देख ही लिया है ऊपर, और इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख के यहाँ पे इसलिए इंट्रो नहीं लिखा है इसमें। तो ये पीजेंट्स मूवमेंट्स इन यूपी, और इसमें यहाँ पे ये 8-10 करके कर दिए थे पीजेंट्स मूवमेंट, और फिर इसका मैप बना के और पूरा इसको 5-5 पॉइंट लगभग सब में इसमें हमने लिख दिए थे कि 5-5 पॉइंट हो जाएं लिखने के लिए, अच्छा कंटेंट रहे। और इसमें ज़्यादा मूवमेंट भी नहीं लिखे थे कि 7-8 ऐसे थे। इसमें एक नया ऐड किया था, एजिटेशन इटावा वाला नया नया ऐड किया था। बाकी उसमें वही जो हमने ऊपर डिस्कस किए वही वाले हैं। बाराबंकी वाला एक ऐड किया था, बाराबंकी और इटावा वाला। बाकी दो ये नया है, बाकी 6 ये ऊपर वाले जो ऊपर हमने पढ़े वही वाले हैं। तो एक तरीके से 8 मूवमेंट जो हैं हमारे पास लिखने के लिए रहेंगे। इतने ही बस रट लो ये वाले 8 मूवमेंट, क्योंकि इतना तो रटना ही है, ये सारी चीज़ें फैक्चुअल डिटेल्स हैं तो वो तो याद ही करनी है। तो ये वही वाला टॉपिक है। बाकी एक और टॉपिक बचता है कि यूपी किसान सभा और इसका जो रोल था पीजेंट्स मूवमेंट्स में, यूपी के पीजेंट्स मूवमेंट में इसका रोल क्या था। तो हम लोग जानते हैं कि यूपी किसान सभा बनती है 1918 में, और इसका जो ऑब्जेक्टिव रहता है तो टू एड्रेस इशूज लाइक, तो हाई रेंट थे बहुत ज़्यादा, फोर्स लेबर था, इनडेप्थनेस थी किसानों में, और दूसरा एक रीजन था इसमें एक मोबिलाइज भी करना था रूरल मासेस को, उनको ऑर्गेनाइज भी करना था। तो ये कुछ 4 ऑब्जेक्टिव थे इसके। और इसमें की पर्सनालिटीज जो हम लोग देखते हैं तो मदन मोहन मालवीय थे, गौरी शंकर मिश्रा थे, इंद्र नारायण द्विवेदी थे, और बाबा रामचंद्र देव थे, दुर्गा पाल सिंह थे,
झिंगुरी सिंह थे और जवाहरलाल नेहरू थे। तो ये कुछ 6 7 8 इसमें नाम है। तो इसमें मेन मेन नाम याद करके 3 4 लोगों के याद किए जा सकते हैं जो काम आएंगे लिखने में। फिर कुछ इसकी ब्रांचेस थी और इसका जो एक्सपेंशन था, इसका जो एरिया था, या हम लोग कहें कि कितनी इसकी रीच थी। तो रीच हम लोग इसकी इस बात से जान सकते हैं कि इसकी 1919 में, मतलब एक साल में ही यूपी में चाहे एटा एटा वाला रीजन है, मैनपुरी वाला रीजन है, इधर सीतापुर वाला रीजन है, और बरेली रायबरेली वाला रीजन है, फतेहपुर वाला रीजन है। तो वहां से लगा के एक तरीके से पूरा सदर्न यूपी या फिर ईस्टर्न यूपी में इसका एक क्षेत्र फैल गया था। 450 ब्रांचेस हो गई थी इसकी। ठीक है। और फिर एक हम लोग देखते हैं कि मतलब कितने लोग इससे कनेक्टेड थे। तो इस बात से पता चलता है कि जब अयोध्या में एक बार रैली होती है तो उस रैली में करीब 1 लाख लोग पार्टिसिपेट करते हैं। तो हम लोग इसका अंदाजा लगा सकते हैं, इसकी डेंसिटी के बारे में जान सकते हैं कि क्या इसका लेवल था उस टाइम पे यूपी किसान सभा का। फिर हम लोग इसमें कॉजेज देखते हैं कि मतलब क्या रीजन थे कि इसको जो फॉर्म करना पड़ा उस टाइम पे। कि एक हम लोग इसमें वही है कि जमींदारी सिस्टम था, और उस जमींदारी सिस्टम के अगेंस्ट टू प्रिवेंट फार्मर्स राइट्स, पॉलिटिकल अवेकनिंग थी जैसे। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं कि टू ऑर्गेनाइज पीजेंट। ठीक है। फिर कॉलोनियल रेवेन्यू पॉलिसीज थी। इकोनॉमिक ग्रीवेंसेस जो हमने वही ऊपर वाली लिखी हैं, ऑलरेडी हम लोग उन सबको देख ही चुके हैं, तो इसलिए यहाँ पे उतना हम लोग वही हाई रेंट्स, टैक्सेशन, इस तरीके से मेंशन करके इसमें और भी पॉइंट बढ़ा के, तो इसमें कॉजेज में लिख सकते हैं 4 पॉइंट। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं कि मेजर एक्टिविटीज क्या क्या थी। तो मेजर एक्टिविटीज में जो हमने जो ऊपर देखी उन्हीं को हम लोग समराइज में वही वाली लिंक करेंगे। जैसे हमने पहले देखा था कि अवध में पीजेंट्स अपराइजिंग्स होते हैं, तो उन पीजेंट्स अपराइजिंग के रीजन लिख के, और वहाँ पे जो जो कुछ एक्टिविटीज रहती हैं उसमें इसका पार्टिसिपेशन रहता है उत्तर प्रदेश किसान सभा का। एका मूवमेंट होता है तो एका मूवमेंट में भी यूनाइट करते हैं, यूनाइट करने का काम करते हैं, लोगों को एडवोकेसी करते हैं, मोबिलाइजेशन करते हैं। ठीक है। उनका ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, उनको ऑर्गेनाइज्ड करते हैं। तो एक उनको रास्ता दिखाते हैं कि किस तरीके से करना है, सपोर्ट करना है और ऑर्गेनाइज होना है। तो एका मूवमेंट में भी इनका रोल रहता है। फिर ऑल इंडिया किसान सभा जो रहती है 1936 में फॉर्म होती है, तो उसमें भी इनका रोल रहता है उत्तर प्रदेश किसान सभा का। फिर क्विट इंडिया मूवमेंट है 1942 में, उसमें भी, या फिर एनसीएम है, या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है जैसे मैंने पहले ही बात की थी अभी, कि इसमें हम लोग देखने को मिलता है कि उत्तर प्रदेश के किसान पीजेंट्स वगैरह का सबका जो है यहाँ पे कंट्रीब्यूशन रहता है। फिर जो इंडिगो कल्टीवेशन हो रहा होता है ईस्टर्न यूपी में, तो वहाँ वाले रीजन में भी जैसे ऑपरेशिव पॉलिसीज रहती हैं ब्रिटिशर्स की, वहाँ पर भी ये लोग जो है कैंपेन करते हैं और वहाँ पे लोगों के राइट्स की बात करते हैं, लोगों को उनका हक दिलाने का काम करते हैं। तो ये कुछ 5 एक्टिविटीज हैं जो मेंशन की जा सकती हैं मेजर एक्टिविटीज में। फिर हम लोग एक इसका देखते हैं कि सिग्निफिकेंस क्या था। तो सिग्निफिकेंस में पहला लिख सकते हैं कि ये इन्होंने एम्पावर किया पीजेंट्स को, और सभा ने एक तरीके से प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया ताकि जो रूरल मासेस हैं उनकी उनको आवाज़ मिल सके, उनकी जो शिकायतें हैं उनको ठीक किया जा सके, उन शिकायतों को दूर किया जा सके, और उनके राइट्स की जो है बात की जा सके। फिर हम लोग देखते हैं कि ये अलाइनमेंट विद नेशनल मूवमेंट्स लाइक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट या फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इनके साथ में इनका जो एग्रेरियन इश्यूज रहते हैं वो भी यहाँ पे पहली बार जो है इंक्लूजन देखने को मिलता है। इससे पहले कांग्रेस बहुत ज़्यादा बात नहीं करती थी, लेकिन 1920 के जो सेशन रहता है
नागपुर वाला, उसके बाद से बहुत सारी चीज़ें चेंज होती है कांग्रेस में। फिर यहाँ पे एग्रेरियन इश्यूज हैं, चाहे विमेन इश्यूज हैं, उनके बारे में भी बात होना, मतलब ओपनली बात होना, रिटन में बात होना स्टार्ट हो जाती है। फिर फाउंडेशन फॉर एग्रेरियन रिफॉर्म्स, जैसे हम लोग ने ऊपर भी देखा था, तो वही एग्जांपल यहाँ पे यूपी जमींदारी एबोलिशन एक्ट यहाँ पे पास होता है 1950 में। फिर ये स्ट्रेंथेंड पीजेंट्स यूनिटी, तो चाहे कलेक्टिव एक्शंस हो, जैसे कि बायकॉट करना या फिर प्रोटेस्ट करना, तो उससे क्या रहता है कि एक इट फॉस्टर्ड द यूनिटी एंड ब्रदरहुड। ठीक है, तो ये एक पॉइंट हो जाता है। फिर हम लोग देखते हैं कि पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन और एडवोकेसी करने का एक प्लेटफॉर्म हो जाता है ये, ताकि टीनेंट्स के राइट्स को स्ट्रेंथन किया जा सके। फिर इसका एक कंक्लूजन उसी में से हम लोग निकाल लेंगे, कि उसका कुछ कंक्लूजन हम लोग बना लें, और इतने पॉइंट जो हम लोग इसमें लिख के इसको यूपी किसान सभा को कर सकते हैं। तो यूपी किसान सभा पे भी क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस रहेंगे इस बार की। यहाँ की यूपी किसान सभा के ऊपर भी क्वेश्चन बना दे अलग से, ये थीम काफी अच्छा है। तो ये हमारे चार टॉपिक हैं, ये चार टॉपिक हमने डिस्कस किए। और चार टॉपिक के बाद जैसे हमारा जो टॉपिक बचेगा, आज हमने जो जो 22 तारीख वाला जो कल शेड्यूल था, वो हमने आज कर लिया है। और नोट्स में दे दूंगा। जब 1857 को हम लोग अच्छे से करेंगे, सारे एस्पेक्ट्स करेंगे, जैसे इसके किए हैं वैसे करेंगे हम लोग। और दूसरा बचता है कांग्रेस वाला, तो उसमें ऐसा कुछ डिस्कस वाला नहीं है, तो उसके नोट्स दे दूंगा मैं, और इसका एक वीडियो रिकॉर्ड करके भी अपलोड कर दूंगा। तो कांग्रेस सेशंस वाला प्लस एक और टॉपिक था, उसके भी नोट्स जो हैं, दोनों टॉपिक के नोट्स में बना के कर दूंगा। इस ये ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, इस पे ज़्यादा फोकस रहेगा। एक लखनऊ पैक्ट कर, हाँ लखनऊ पैक्ट करके था, तो लखनऊ पैक्ट पे भी क्वेश्चन हो सकता है, सेपरेट एक बना के दे दें कभी, कि लखनऊ पैक्ट का क्या इंपॉर्टेंस था, ऐसे कुछ करके। कांग्रेस सेशंस के ऊपर तो है चांसेस कि यहाँ दे देंगे, और उसमें कुछ ऐसा नहीं है, फैक्चुअल डिटेल अगर याद है तो बस ठीक है, क्वेश्चन हो जाएगा। और लखनऊ पैक्ट में भी वही है कि लिखना वही है कि की फीचर्स हैं उसके, सिग्निफिकेंस क्या था हमारे लिए, या फिर पूरे नेशनल स्ट्रगल के लिए, या इंडिया इसमें क्या कंट्रीब्यूशन था। तो वो है, बाकी फिर हम लोग इसकी थीम्स कई सारी बना के कल जो है कर लेंगे। ठीक है, तो आज हमको इतने ही ये टॉपिक डिस्कस करने थे। अभी हम लोग इसके बारे में कुछ भी ऐसा डिस्कस करना है वो कर सकते हैं।